अनीश अपना घर बदल रहा था। उसको नौकरी में तरक्की मिली थी, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने आया था। इस नए घर में उसका पहला दिन था। वो अपना सामान रख कर नया घर देख रहा था। तभी उसे तहखाने में एक संदूक जैसा कुछ दिखाई दिया। ये क्या चीज है? दिखने में तो संदूक जैसा लगता है, पर इस घर में संदूक का होना कुछ समझ नहीं आया। देखे तो क्या है? अनीश उस संदूक को बाहर ले आया और उसे देखने लगा। इस पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब ये किसी की अमानत है। इसे वापस रखना ही ठीक होगा। जिसका भी ये सामान होगा वो आकर ले जाएगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को वापस रखने के इरादे से हाथ लगाया, उसके अंदर से पीली रोशनी चमकने लगी। अनीश डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। संदूक से निकलने वाली उस पीली रोशनी ने उसे अपने वश में कर लिया। मुझे इसे खोलकर देखना ही है कि इसमें क्या है। अनीश ने बाहर से एक पत्थर लाकर उस संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से रोशनी का निकलना बंद हो गया और अनीश वश से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये टूट ही गया है, तो इसके अंदर एक बार क्या है वो भी देख लेता हूँ। अनीश ने उस संदूक को खोला। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा, तो वो अवाक रह गया। अंदर पूरा संदूक भर के सोना पड़ा था। बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सबसे ऊपर एक सफेद रंग की चिट्ठी भी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और वो उसे पढ़ने लगा। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। अनीश चिट्ठी की ये बात पढ़कर बहुत ज्यादा डर गया, पर अगले ही पल उसके मन में सोने के प्रति लालसा जगी। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस चिट्ठी की बात मानेगा, पर ये सोना मिला है तो इसे जाया नहीं कर सकता। मेरे तो भाग खुल गए। अब मैं भी अमीर बनूंगा। अनीश ने उन सिक्कों से अपना नसीब बदलना शुरू किया। उसने नौकरी छोड़ दी और एक बड़ा सा घर खरीदकर उसी में रहने लगा। दुनिया के सारे ऐशो आराम अनीश के पास थे। जब अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए, तो वो फिर संदूक से सोना निकालने के लिए गया। पर जब उसने संदूक खोला, तो उसमें एक आखिरी सिक्का बचा था और उस सिक्के के नीचे एक काले रंग की चिट्ठी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगा। जो कोई इस आखिरी सिक्के का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा, वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस बार अनीश ज्यादा डर गया, क्योंकि इस बार उसे वो सिक्का इस्तेमाल नहीं करना था। ये सब क्या है? इस चिट्ठी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जान का खतरा है। पहली चिट्ठी के मुताबिक मैंने अब तक ये सोना खुद के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब अगर मैंने ये सिक्का लिया, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। अनीश ने वो आखिरी सोने का सिक्का नहीं निकाला। उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अचानक एक दिन उसका दोस्त मुनि उससे मिलने आया। वो भी इसी शहर में रहता था। मुनि अनीश का घर देखकर चौंक गया। उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरे भाई अनीश, कोई लॉटरी लगी थी क्या? नौकरी से तो इतनी अमीरी नहीं आ सकती, या फिर कोई और राज है? अरे नहीं नहीं, कोई राज नहीं है। वो असल में
मैंने मेरे नाम पर जो गांव में जमीन थी ना, वो बेच दी, इसलिए ये सब कर पाया हूँ। अच्छा है। मुनि को अनीश की ये जमीन वाली बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई जमीन बेचकर भी इतना सब नहीं खरीद सकता था। मुनि 2-3 दिन अनीश के घर पर ही रुका। उस दौरान उसने अनीश से बहुत बार इस राज के बारे में पूछने की कोशिश की, पर अनीश ने सच नहीं बताया। 3 दिन बाद मुनि अपने घर चला गया। महीनों बीत गए। अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए। वो घर की चीजें बेचकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने ना रहकर मुनि को फोन किया। मुनि, सुनना, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो अनीश? तुम्हें कैसे मेरी जरूरत पड़ी? हाँ, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। एक और मजाक? अब चुप कर। वैसे भी मेरे पास तुझे मदद करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी नौकरी में मेरा घर मुश्किल से चलता है। अरे मेरी बात तो सुन। मुनि ने फोन रख दिया। अनीश बहुत नाराज हो गया। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था और घर में ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे वो बेच सकता था। आखिर में उसने वो सिक्का लेने का सोच ही लिया। मुझे वो सिक्का इस्तेमाल करना ही होगा। भूख से मरने से अच्छा है कि मैं उस सिक्के को इस्तेमाल करके पेट भर खाना खाकर मरूं। अनीश ने वो संदूक निकाला और उस सिक्के को लेकर चला गया। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये चिट्ठी सिर्फ डराने के लिए किसी ने रखी थी। वो डरते हुए संदूक के पास जाने लगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को खोला तो इस बार उससे एक सफेद रोशनी निकलने लगी। वो डर गया। जैसे ही वो रोशनी अनीश के शरीर पर पड़ी, अनीश का शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ! उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। देखते ही देखते उसका शरीर फटकर ढेर सारे सोने के सिक्कों में तब्दील हो गया और वो सारे सिक्के उस संदूक में जाने लगे। जैसे ही आखिरी सिक्का उस संदूक में गया, संदूक का ढक्कन बंद हुआ और चारों तरफ पहले की तरह शांति फैल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद अनीश का दोस्त मुनि उससे मिलने वापस उसके घर आया, पर घर में आकर उसने देखा तो अंदर ना तो कुछ सामान था और ना ही अनीश था। उसने पूरे घर में अनीश को ढूंढा, पर उसे अनीश कहीं नहीं मिला। घर में घूमते घूमते उसकी नजर अचानक उस संदूक पर पड़ी। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज। जमीन बेचकर नहीं, जमीन से मिला सोना बेचकर अमीर हुआ है ये। मुनि का इतना कहते ही संदूक में से रोशनी निकलने लगी। मुनि डर गया, पर उसने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। अरे, इतना सारा सोना, अब ये मेरा है। उसी समय मुनि की नजर संदूक में पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। इस तरह उस अज्ञात संदूक का खेल फिर से शुरू हुआ। गांव के बीचों बीच महेश्वर का बहुत बड़ा घर था। खानदानी अमीर होने के कारण घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उस बड़े से घर में महेश्वर और उसका एक नौकर, यही दोनों रहते थे।
इसलिए वो पैसों को दान कर देता। गांव के लोग उसे बहुत मानते और उसकी इज्जत भी करते। दिन भर लोगों का आना जाना होने के कारण उसका दिन काम और दान में निकल जाता था, पर रात को उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता। एक दिन महेश्वर ने नौकर को अपने कमरे में बुलाकर पूछा, अरे सुनो, ये गांव के लोग दिन भर तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पर रात को इन्हें क्या हो जाता है? कोई घर के आसपास से भी नहीं गुजरता, ऐसा क्यों? मालिक, ये सब उस सामने वाले पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा है। गांव के सभी लोग उस पेड़ से डरते हैं। भला क्यों? क्योंकि गांव वालों का यह कहना है कि रात के समय उस पेड़ पर एक चुड़ैल का सिर लटकता दिखाई देता है। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मालिक, ऐसा ही है। कुछ दिन पहले मैं गलती से रात को बाहर चला गया था और अचानक मेरी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि जमीन पर किसी के सिर की परछाई पड़ी है। मैं डर के मारे भागा और सीधा अंदर आ गया। अरे तुमने कुछ और देखा होगा डरपोक। नहीं मालिक। अरे चुप, जाओ यहां से। नौकर वहां से चुपचाप निकल गया। महेश्वर अपने कमरे की खिड़की से उस पेड़ को देखने लगा। नौकर की कहानी की वजह से आज उसे वो पेड़ थोड़ा अलग नजर आ रहा था। चुड़ैल का सच जानने के लिए उसने खुद उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। महेश्वर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। वो पीपल का पेड़ चांद की हल्की रोशनी में बिल्कुल शांत और डरावना दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पेड़ के थोड़े नजदीक पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ साया सा दिखने लगा। वो थोड़ा डर गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। महेश्वर पेड़ के पास पहुंचा। उसे वो कटे हुए सिर की परछाई साफ दिखाई देने लगी। उसने परछाई को ध्यान से देखकर ऊपर पेड़ की तरफ देखा। पेड़ पर कुछ भी अलग ना दिखने के कारण वो डर के मारे सोच में पड़ गया। तभी अचानक पेड़ से खून टपकने लगा और वो परछाई हिलने लगी। कुछ देर बाद चुड़ैल का डरावना सिर जमीन को चीरते हुए बाहर आने लगा। महेश्वर बुरी तरह से डर गया और घर की तरफ भागा। चुड़ैल के सिर ने महेश्वर का पीछा किया, पर पेड़ की परछाई के बाहर वो नहीं आ पाया। महेश्वर हांफते हुए घर के अंदर पहुंचा। नौकर महेश्वर को देखकर डर गया। अरे क्या हुआ मालिक? वो चुड़ैल का सिर मेरा पीछा कर रहा था। आप इतनी रात को बाहर गए ही क्यों थे? आपको कहा था ना मैंने। महेश्वर बेहोश हो गया। अगली सुबह महेश्वर उठकर खिड़की से उस पेड़ को घूरता रहा। इस चुड़ैल के सिर का कुछ करना पड़ेगा। इस पेड़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये पेड़ ही ना रहा तो? हाँ, इस पेड़ को ही यहां से हटाना होगा, तभी वो चुड़ैल यहां से जाएगी। महेश्वर ने गांव वालों की मदद से उस पेड़ को वहां से हटा दिया। पूरा गांव महेश्वर की जय जयकार करने लगा, उसे दुआएं देने लगा। अरे महेश्वर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उस चुड़ैल को जड़ से मिटा दिया। सही कहा, इस चुड़ैल ने हमारा रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। साहब, आप हमारे लिए और इस गांव के लिए भगवान हैं। अब आप सब लोग आराम से रात को घूम सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले गए।
महेश्वर भी अपने घर चला गया। रात हो गई। चांद की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर थी। महेश्वर अपनी खिड़की से उस पेड़ वाली जगह को देख रहा था। तभी नौकर आके बोला, मालिक, आपको कुछ चाहिए? नहीं, जाओ, सो जाओ तुम। नौकर वहां से चला जाता है। महेश्वर बड़ी खुशी से सोने चला गया। आधी रात हो गई। सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक महेश्वर के कमरे की खिड़की खुली। महेश्वर खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। तभी बाहर से चुड़ैल का सिर कमरे के अंदर आया। महेश्वर बहुत डर गया। महेश्वर डर के मारे बेड पर चढ़ गया। चुड़ैल का सिर जोरों जोरों से हंसने लगा और उसके ऊपर घूमने लगा। महेश्वर रोते हुए चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तूने मुझसे मेरा घर छीना, अब मैं तुझसे तेरा घर छीनूंगी। चुड़ैल का सिर खिड़की से बाहर आकर घर के ऊपर चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते बड़ा होने लगा। वो सिर अब और भी भयानक होने लगा। चुड़ैल का सिर एक जगह रुका और आंखों से लाल रोशनी निकालकर उस घर को आग लगा दी। अंदर से महेश्वर और उसके नौकर की चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। वो सुनकर चुड़ैल और जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। कुछ देर बाद उस मलबे में से एक पीपल का पेड़ उगने लगा। पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो जाने के बाद उस चुड़ैल का सिर उस पेड़ के अंदर गायब हो गया। कहते हैं कि उस चुड़ैल की वजह से गांव के लोग रात में तो क्या, दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। कलकत्ता में एक से बढ़कर एक म्यूजिशियंस पाए जाते हैं। माना जाता है कि कलकत्ता संगीत की भूमि है। जहां शहरों में गिटार पियानो का क्रेज है, वहीं आज भी कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के वादन बजाए जाते हैं। जैसे कि वीणा। वर्षा सालों से शास्त्रीय संगीत सीख रही थी। वो वीणा तो इतनी मधुर बजाया करती थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। एक दिन वर्षा को एक चिट्ठी मिलती है। नमस्कार वर्षा जी, मैं मोहन हूँ, एक वीणा वादक। मैं आपसे प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रतियोगिता में जीत गई तो मैं आपके नाम अपना घर कर दूंगा। उम्मीद है आप जरूर आएंगी। ऐसा कैसा लेटर आया है आज? ये कोई मूर्ख व्यक्ति है लगता है। वर्षा हैरान तो थी, पर उसे अपनी कला पर अभिमान था। उसने सोचा, एक प्रतियोगिता में भाग लेने में क्या ही जाएगा। चिट्ठी पर एक पता लिखा था। वर्षा को जिस पते पर बुलाया गया था, वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक बहुत ही मशहूर वीणा कलाकार का घर था। पर अब इस घर से लोग डरते हैं। इस घर में अजीबोगरीब चीजें होती है। कहा जाता है कि मोहन का भूत अभी भी इसी घर में रहता है। इस बात से अनजान अगले दिन वर्षा उस पते पर पहुंची तो गेट के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वर्षा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गेट के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे हुआ? और तभी वर्षा को किसी ने अंदर पुकारा। वर्षा जी, आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। घर के भीतर पहले से ही 2 वीणा रखी हुई थी। एक के पास मोहन बैठा हुआ था। लगता है आप तो बिल्कुल तैयार हैं।
बरसों से तैयारी कर रहा हूँ। भालो भालो, आपने कंपटीशन में अपना घर क्यों दांव पर लगाया है पर? वर्षा जी, मेरी जिंदगी बस मेरी कला ही है। अगर मेरी कला के सामने मैं अपना सब कुछ भी हार दूं, तो मुझे गम नहीं। पहली बार किसी को अपनी कला के लिए इतना पागल देखा है। ये तो पागलपन की शुरुआत है। चलिए प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। वर्षा को लग रहा था मोहन कोई सनकी वीणा वादक है। हमेशा की तरह वर्षा ने वीणा को प्रणाम किया और शुरू हो गई। वर्षा ने एक बहुत ही मधुर धुन बजाई। जैसी ही वो रुकी, मोहन शुरू हो गया और ऐसे ही शुरू हो गई दोनों के बीच की जुगलबंदी। ये काफी देर तक चलता रहा। वर्षा अपनी कला में निपुण थी और मोहन भी। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। वर्षा वीणा बजाए जा रही थी और वो अभी धुन में मग्न थी। मोहन रुक गया। वर्षा को लगा जैसे मोहन ने हार मान ली। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। तुझे क्या लगा तू मुझसे बेहतर वीणा बजा सकती है? आज के बाद तू कभी वीणा नहीं बजा सकती। मोहन ने अपने दोनों हाथों से वर्षा के कानों पर जोर से मारा। वर्षा के दोनों कानों से खून निकलने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। और उसके बाद मोहन ने एक तलवार से वर्षा के दोनों हाथ काट दिए। वर्षा को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर मोहन का भूत गायब हो गया। वर्षा अस्पताल में थी। उसके साथ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसका बड़ा भाई मुकुंद हैरान था कि वर्षा उस वीरान जगह में कैसे पहुंची। मुकुंद जब घर पहुंचा तो उसे मोहन की वो चिट्ठी मिली। वो समझ गया कि मोहन ने चिट्ठी के जरिए वर्षा को अपने घर बुलाया था। अगले दिन मुकुंद भी मोहन के घर के पास पहुंचा, पर जब वो भीतर जाने वाला था, उसे एक आदमी ने रोक लिया। रुक जा, अंदर मत जा। पर क्यों? अंदर गया तो मारा जाएगा। कौन हो तुम? मुझे रोक क्यों रहे हो? तेरी सलामती के लिए। अगर जिंदगी से प्यार है तो लौट जा वापस। वो बाबा गेट के सामने बनी एक झोपड़ी में चला गया और मुकुंद उसके पीछे पीछे गया। मुकुंद उस बाबा के पास गया। कल मेरी बहन यहाँ आई थी और आज उसके हाथ कटे हुए हैं और वो बहरी हो चुकी है। किसने किया उसके साथ ये सब? ये उसी का काम है, मोहन। मोहन मेरा एक लौता बेटा था। मोहन को एक ही चीज का जुनून था, बस वीणा बजाने का। वो दिन रात अपने संगीत की साधना करता रहता था। वीणा की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी जो मोहन ने ना जीती हो। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक समझता था। लेकिन एक प्रतियोगिता में उसका मुकाबला एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चा सुन नहीं पाता था, पर सरस्वती माँ की कृपा थी बच्चे पर। उसकी वीणा का फन अप्रतिम था। उस छोटे बच्चे से हार गया। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया और दिन ब दिन घुटने लगा। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। पिताजी, मैं कैसे हार सकता हूँ? कोई बात नहीं मोहन, तू और कोशिश कर, तू जरूर जीतेगा बेटा। नहीं, मैं हार नहीं सकता, ये गलत है। मोहन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो दिन रात उसी कमरे में रहता था और एक रात मोहन ने अपने आप को फांसी लगा ली। उस दिन के बाद से मोहन का भूत अच्छे वीणा वादकों को घर बुलाकर उनसे प्रतियोगिता करता है और जब कोई उससे बेहतर वीणा बजा ले
तो उनके हाथ भी काट देता है और बहरा भी बना देता है। मैं कई सालों से इसी घर के बाहर चौकीदारी कर रहा हूँ। कई लोगों को भगा चुका हूँ, पर शायद तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया। बहुत कोशिशों के बाद भी मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुकुंद ने मोहन के घर में कदम नहीं रखा। वो वापस लौट गया। घर आकर मुकुंद सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मोहन का भूत वीणा वादकों की जान लेना छोड़ दे। मुकुंद ने रुद्र को ईमेल किया और अपनी सारी परेशानी बताई। मुकुंद चाहता था कि रुद्र उसके साथ मोहन के घर जाए और मोहन के भूत का अंत करे। रुद्र सारी घटनाएं सुनकर तैयार हो गया। मुकुंद ने मंदिर में एक यज्ञ करवाकर एक वीणा को देवी माँ की शक्ति से सिद्ध करवा लिया और ये वीणा लेकर मुकुंद और रुद्र मोहन के घर पहुंचे। रुद्र को देखते ही मोहन ने उससे पहचान लिया। मोहन गुस्से में था। सुना है आपको वीणा की प्रतियोगिता करवानी है और जो जीतेगा उसे आप अपना घर दे देंगे इनाम में। हाँ, और तुम्हें लगता है ये मुझे हराएगा? अब रुद्र है तो सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक, देखते हैं। मुकुंद ने रुद्र के सामने वो मंत्रों से सिद्ध वीणा रख दी। बगल में मोहन भी अपनी वीणा बजाने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों की जुगलबंदी चल रही थी। फिर अचानक मोहन रुक गया। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। पर तभी मुकुंद ने फुर्ती से रुद्र की वीणा मोहन के हाथों में फेंक दी। वीणा को छूते ही मोहन के भूत को झटके लगने लगे। वो भूत तड़पने लगा। आज तक बहुत कलाकारों के हाथ काटे हैं तुमने, पर अब बस, अब तुम किसी को कुछ नहीं कर पाओगे। तड़पते तड़पते मोहन का भूत उस वीणा में समा गया और फिर मोहन ने उस वीणा को लाल कपड़े से ढक दिया। मोहन का भूत अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मोहन को मुक्ति मिल गई। उस वीणा को गंगा के घाट पर जलाकर उसके अवशेष मुकुंद ने गंगा जल में बहा दिए। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।